नमस्कार। बीकॉम पार्ट फर्स्ट के सभी स्टूडेंट्स का महावीर सिंह एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू की ओर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, वॉयज अकाउंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण थ्योरेटिकल बातें मैंने आपको इससे पिछले वाले वीडियो में बताई थी और मुख्य बात यह होती है कि इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको क्या करना पड़ता है। एक वॉयज अकाउंट आपको तैयार करना पड़ता है जो कि एक लाभ हानि खाते की तरह होता है, जिसके क्रेडिट पक्ष में किसी जहाजी कंपनी के किसी विशेष यात्रा से संबंधित आय होती हैं और डेबिट पक्ष में खर्चे होते हैं। ये जो आय और व्यय होते हैं इनको विशेष कैटेगरी के होते हैं। जैसे अपन कहा कि भाई आय के संबंध में क्रेडिट पक्ष में भाड़ा होता है, प्राइमेज होता है, पैसेज मनी होती है, पैसेंजर फेयर होता है। इसी तरीके से खर्चे होते हैं। खर्चे भी मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। जैसे एक तो ऐसे खर्चे होते हैं जिनका संबंध सीधा भाड़े से होता है, जैसे कि आप भाड़े का इंश्योरेंस हुआ, भाड़े का से संबंधित दलाली हुई, भाड़े से संबंधित एड्रेस कमीशन हुआ। ये ऐसे खर्चे होते हैं। ये तीन प्रकार के खर्चे, यानी भाड़ा का बीमा और इसी प्रकार से जो है वो एड्रेस कमीशन, यानी जिसको दक्षता कमीशन कहते हैं, और दलाली। इनकी गणना जो होती है वो भाड़ा प्लस प्राइमेज के ऊपर इनकी गणना की जाती है। तो इसलिए इनका संबंध सीधे भाड़े से हुआ। और बाकी जो खर्चे होते हैं वो किसी अवधि विशेष से संबंधित खर्चे होते हैं ज़्यादातर। जैसे कर्मचारियों का वेतन है, मजदूरी है, डेप्रिसिएशन है, शिप का इंश्योरेंस है। ये खर्चे जो होते हैं, स्टोर्स है, बंकर लागते हैं, ऐसे संबंध होते हैं जिनका समय से या सीधे सीधे उस यात्रा से जो है वो संबंध होता है इनका। तो ऐसे जो खर्चे होते हैं वो अपन डेबिट में लिखते हैं। अब ये जो पूरा इस तरीके का जो है, इनसे संबंधित एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अपन यहाँ डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर ये एक कहता है कि एक एसएस जलियान है। तो एसएस जलियान उस जहाज का नाम है। उसने अक्टूबर 1, 2017 को मुंबई से लंदन और वापसी आने के लिए यात्रा प्रारंभ की है। यात्रा जो है वो 30 नवंबर तक चली है इसकी, यानी 2 महीने की यात्रा हुई है और यात्रा वो पूर्ण हो गई है। मुंबई से लंदन तक और वापस आने की यात्रा है वो पूरी हो गई है। बाहरी यात्रा में चाय का लदान ले जाया गया, यानी मुंबई से लंदन चाय ले जाई गई और वापसी के अंदर वहां से मशीनरी लाई गई। जहाज का बीमा जो है वो 1,20,000 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर था। तो निम्नलिखित विवरण से आपको यात्रा खाता तैयार करना है। अब देखिए यहां पर जैसे फ्रेट अर्न्ड आउटवर्ड है। आउटवर्ड का मतलब हुआ मुंबई से लंदन जाने का, और फ्रेट अर्न्ड रिटर्न का है, इसका मतलब लंदन से मुंबई आने का। पोर्ट ड्यूज, बंकर लागतें, बंकर चार्जेस, वेजेस एंड सैलरीज, स्टोर्स परचेज्ड, सन्ड्री एक्सपेंसेस, पैसेज मनी रिसीव्ड। तो ये पैसेज मनी इनकम हुई ना, लाइटरेज खर्चा है, डेप्रिसिएशन एनुअल खर्चे हैं, एड्रेस कमीशन, बाहर जाने का जो है वो अलग रेट से है, वापस का अलग रेट से है। इसके बाद में है प्राइमेज ऑन फ्रेट का उसने रेट दे दी है कि जो भाड़ा कमाई होती है उसके ऊपर प्राइमेज कितना % होता है वो आपको बता दिया गया है। और नीचे आपको ये बताता है कि मैनेजर को कमीशन घटाने के बाद कमाए गए लाभ पर 5% कमीशन दिया जाता है। और इसके बाद में कहता है कि यात्रा के पूर्ण होने पर हस्तस्थ स्टोर्स का मूल्य जो है वो 14,930 रुपए है। तो ये जैसे मैनेजर का कमीशन इसने कहा है कि घटाने के बाद, यानी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। तो जो भी अपना जो प्रॉफिट आएगा बिफोर चार्जिंग, कमीशन लगाने से पहले का जो प्रॉफिट आएगा उसका हम 5/105 करेंगे। ये हम अच्छी तरह से पढ़ के आए हैं पीछे भी कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन और बिफोर चार्जिंग सच कमीशन होता है। तो फिर हम किस हिसाब से करते हैं, अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन होता तो 5/100 करते और अब 5/105 करेंगे, राइट। तो ये बात तो अपने को ध्यान में रखनी है। तो लेकिन ये वाली बात तो लास्ट में आएगी ना, जब सारे प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेंगे, केवल कमीशन घटाने से पहले का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे हम, उसके बाद इस कमीशन की वाली बात आएगी। अब देखिए
यात्रा के पूर्ण होने पर स्टोर्स का मूल्य भी आपको दे दिया गया है, जो है वो कितना है, 14,930 रुपए है। तो ये मैंने आपको बता दिया था कि भाई जो स्टोर्स हैं उसको जब हम शब्द लिखते हैं, स्टोर्स परचेज्ड और एक होता है स्टोर्स कंज्यूम्ड। दो में डिफरेंस ये होता है कि स्टोर्स जो परचेज्ड होता है वो तो अपन डेबिट पक्ष में लिखते ही हैं परचेजेज, लेकिन जैसे क्लोजिंग स्टॉक होता है उसको आप क्रेडिट साइड में लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक को जो है वो आप डेबिट पक्ष में लिखते हैं। तो एक तो तरीका ये होता है कि स्टोर्स का यदि कोई ओपनिंग स्टॉक है तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टोर्स लिख दो, परचेजेज को अलग से दिखा दो और क्लोजिंग स्टॉक को आप क्रेडिट में लिख दो, जैसा कि अपन ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते रहे। दैट्स ऑल, कोई दिक्कत नहीं, हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा। लेकिन यहां पर आपको क्या करना है, चूंकि कई बार एक प्रॉब्लम आती है जिसको आगे अपन फेस करेंगे, और वो होती है वॉयज इन प्रोग्रेस या इनकम्प्लीट वॉयज से रिलेटेड। तो उसके अंदर जब खर्चों का डिवाइडेशन करते हैं उस समय हमारे को ये समस्या उत्पन्न हो जाती है कि भी क्रेडिट वाले को भी करो, डेबिट वाले को करो, उस समय स्टोर से संबंधित कुछ चीजें होती हैं। तो इसलिए हम उस समस्या से निपटने के लिए हम क्या करते हैं, स्टोर्स का ओपनिंग स्टॉक होता है उसमें परचेजेज को जोड़ देते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को घटा देते हैं। तो वो चीज जो आती है उसको हम कहते हैं स्टोर्स कंज्यूम्ड। क्या कहते हैं, स्टोर्स कंज्यूम्ड। तो इसलिए हम जो ऊपर स्टोर्स परचेजेज दिया गया है, ओपनिंग स्टॉक चूंकि है नहीं स्टोर्स का, तो जो स्टोर्स परचेज्ड है उसमें से अपन क्लोजिंग स्टॉक को उसको घटा देंगे तो स्टोर्स कंज्यूम्ड आ जाएगा। और ये स्टोर्स कंज्यूम्ड हमारा पहला आइटम जो है वो स्टोर्स कंज्यूम्ड होएगा, राइट। ये स्टोर्स कंज्यूम्ड हमने 84,000 माइनस 14,930 रुपए करके 69,070 लिख दिया। इससे पहले देखिए अपन जब हेडिंग लगाते हैं यहां पर ये ध्यान जरूरी है कि भैया आप सबसे पहले जब सवाल को करेंगे तो ऊपर आपको ये हेडिंग लिखना है, वॉयज अकाउंट ऑफ एस जलियान, एस सागर, एस जलियान, जो भी नाम है शिप का उसका वॉयज अकाउंट आपको लिखना है। तो वॉयज अकाउंट ऑफ एस जलियान हो गया। अब इसके अंदर जैसे फ्रॉम मुंबई टू लंदन एंड बैक, ये अपने को ब्रैकेट में लिखना ही है। कहां से कहां की यात्रा, मुंबई से लंदन हुई और बैक भी हो गई। और फॉर द पीरियड फ्रॉम 1/10/17 टू 30/11/17। तो ये जो है वो ये हेडिंग आपको लगाना है, यानी पहले तो आपको वॉइस अकाउंट लिखना है, फिर फॉर द पीरियड कितने पीरियड के लिए, जैसे अपन ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फॉर द ईयर एंडिंग पर रहते हैं, यहां पर ये एंडिंग तो है नहीं, यहां पर तो वो पीरियड है जहां से शुरू की और जहां पर खत्म हुई, तो वो पीरियड आपको लिखना है। और यात्रा मुंबई से लंदन की, लंदन से बैक की, तो ये भी आपको मेंशन करना है। ये 3 लाइन में आपको हेडिंग लगाना है, ये आप सर्टेन रखें, ये 3 लाइन में ही आएगा। इसके बाद में अपन एक एक आइटम को लेते हैं। जैसे अपने स्टोर्स कंज्यूम्ड मैंने आपको अभी बताया कि अगर स्टोर से संबंधित, कई बार कोयले के बारे में भी होता है, जैसे कोल कंज्यूम्ड, कोल गैस, इनका भी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है, तो वहां पर भी अपन कोल गैस कंज्यूम्ड लिखेंगे। क्यों, हम क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे, ओपनिंग स्टॉक को प्लस कर देंगे परचेजेज में, तो ये फिर कंज्यूम्ड ही आएगा। तो ये हमारा पहला खर्चा हुआ स्टोर्स कंज्यूम्ड। इसके बाद में देखिए जितने भी खर्चे हैं उनको अपन लिखेंगे और लिखते टाइम क्या क्या ध्यान रखेंगे ये अपन देखते हैं। अभी पोर्टेज में कोई दिक्कत नहीं है, जो बंदरगाह सत्ता को दिया जाने वाला खर्चा है वो खर्चे में आता ही है। बंकर चार्जेज में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बंकर चार्जेज भी हम लिख देंगे। इसके बाद में आता है वेजेज एंड सैलरीज, तो ये भी डेबिट पक्ष का एक आइटम है जो कि जहाजी कर्मचारियों को और मजदूरों को दिया जाता है। स्टोर परचेज का अपन ने कर लिया। सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस भी कोई दिक्कत नहीं है, खर्चे की तरह होता है, जस्ट वेरी सिंपल बात है, जो कि खर्चे होते हैं वो हैं, डेबिट पक्ष के आइटम्स हैं ये। अब देखिए अपन ये खर्चे तो अपन आ गए, अपन क्रेडिट पक्ष के आइटम अगर अपन कहें तो खर्चे अपन, चलो ये सीक्वेंस में था, अपन ने खर्चों को लिख दिया, लेकिन क्रेडिट पक्ष के हमें आइटम पहले लिख लेने चाहिए जो कि हमारी आय होती है। तो अब देखिए आय के अंदर देखिए फ्रेट अर्न्ड है और फ्रेट अर्न्ड रिटर्न का है और आउटवर्ड का है। तो जब हम लिखेंगे क्रेडिट पक्ष में तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, बाय फ्रेट आउटवर्ड और इनवर्ड। इनवर्ड या रिटर्न एक ही बात होती है। तो जैसे देखिए हमने ये फ्रेट लिखा, आउटवर्ड और इनवर्ड इनका जोड़ करके अपने 8.5 लाख रुपए लिख दिया।
अब इसके ऊपर, इस फ्रेट के ऊपर क्या है, ये है प्राइमेज, और ये प्राइमेज इसने बताया है कि कितने परसेंट प्राइमेज है, वो 5% है, 5% प्राइमेज है, अतिरिक्त भाड़ा 5% है। तो ये हमें ध्यान रखने की बात है कि प्राइमेज अपने को दूसरी लाइन में लिखना है। पहला फ्रेट हो गया, जाने का आने का अलग अलग, अब प्राइमेज को भी आपको जाने का और आने का अलग अलग ही लिखना है। तो जैसे 5% 5 लाख पर हो गया 25,000, 5% 3.5 लाख पर हो गया 17,500, और जोड़ हो गया 42,500 रुपए। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि ये फ्रेट जो आपने अलग अलग लिखा है, वैसे ही प्राइमेज भी इसको अलग अलग लिखना है आपको। और इसके बाद में पैसेज मनी जो दिया हुआ है, जो यात्रियों से लिया गया या रस्ते की मनी है, ये तो ये कितनी है, 50,000 रुपए। तो इसको हम जो है वो क्रेडिट पक्ष में आय के रूप में दिखा देंगे, राइट। ये हो गई क्रेडिट पक्ष में। और डेबिट पक्ष के कुछ आइटम तो अपन ने लिख ही लिए थे, जैसे अपने सैलरी एक्सपेंसेस तक आ गए थे। फिर लाइटरेज होता है, जैसे सामान वगैरह उतराई का खर्चा होता है। अब यहां देखिए अपन डेप्रिसिएशन एनुअल, ये एनुअल डेप्रिसिएशन है, 12 महीने का डेप्रिसिएशन दिया गया है, और ये डेप्रिसिएशन दिया गया है 4,80,000 रुपए का। तो ये 12 महीने का है। यात्रा चूंकि अक्टूबर और नवंबर 2 महीने की हुई, तो हमें 2 महीने का डेप्रिसिएशन ही लगाना है ना इसके ऊपर। तो इसका 2/12 करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 80,000 रुपये आ जाएगा, राइट। कितना आ जाएगा, 80,000 रुपये आ जाएगा। ये देखिए 4,80,000 को 2/12 से गुणा किया तो 80,000 रुपये आ गया। अब इंश्योरेंस के बारे में भी, जैसे सबसे पहले ऊपर कमीशन था, जो इंश्योरेंस था वो कितना था, 1,20,000 रुपये वार्षिक प्रीमियम। अब कई बार क्या होता है कि आप जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने बैठते हैं तो आप ऊपर वाली लाइन को भूल जाते हैं और सीधे नीचे के खर्चों पर आ जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्रीमियम है, या कोई भी ऐसी अमाउंट हो सकती है, स्टोर्स के बारे में हो सकती है, प्रीमियम के बारे में हो सकती है, डेप्रिसिएशन के बारे में हो सकती है, जो कि आपके ऊपर जो लाइनें दी हुई होती हैं उनमें कहीं दी हुई होता है कोई खर्चा या कोई आय कुछ भी, तो उसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो 1,20,000 रुपये वार्षिक प्रीमियम है, तो इसको भी अपन 2/12 कर देंगे, तो ये भी कितना आ जाएगा, 20,000 रुपये आ जाएगा। ये भी 20,000 रुपये आ जाएगा एनुअल प्रीमियम। तो ये अपने को जो है वो अपने लिख देंगे यहां पर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ शिप, ये 20,000 रुपये आ गया। इसके बाद में एक खर्चा और है जिसको अपन एड्रेस कमीशन कहते हैं। ये एड्रेस कमीशन भी देखिए इसने अलग अलग दिखाया है कि आउटवर्ड फ्रेट एंड प्राइमेज का 5% है और इनवर्ड फ्रेट एंड प्राइमेज का 4% है। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि अपने को अलग अलग दिखाने होते हैं फ्रेट और प्राइमेज का। फ्रेट अलग अलग है आउटवर्ड इनवर्ड का, तो प्राइमेज भी अलग अलग ही दिखाया जाएगा। तो अब देखिए ये जो कहता है कि आउटवर्ड का जो फ्रेट, और चूंकि एक ध्यान रखें आप, जितने 3 प्रकार के खर्चे होते हैं जिनका संबंध सीधा भाड़े से होता है, और वो खर्चे कौन कौन से होते हैं, दलाली, एड्रेस कमीशन और भाड़े का बीमा। शिप का नहीं, भाड़े का बीमा। तो इनकी जो गणना होती है वो भाड़ा प्लस प्राइमेज पर 1% से होती है। भाड़ा प्लस प्राइमेज पर, फ्रेट प्लस प्राइमेज पर होती है। तो ये इसमें लिख दिया इसने तो कि एड्रेस कमीशन फ्रेट प्लस जो है वो प्राइमेज का इतना परसेंट, 5% और 4% नहीं भी लिखता तो भी अपने को ध्यान रखनी है कि भाड़े का मतलब ही भाड़ा प्लस प्राइमेज होता है। अगर केवल यही लिख देता ना कि भाड़े के ऊपर 5%, तो भी अपन भाड़ा प्लस प्राइमेज ही लेते हैं। तो 5 लाख प्लस 25,000, 5,25,000 हुआ, और 5,25,000 का जो है वो 5% अपन कर लेंगे तो 26,250 रुपये आ जाएगा आउटवर्ड का। और इनवर्ड का अपन करेंगे तो इनवर्ड का कैसे करेंगे, 3.5 लाख प्लस 17,500, 3,67,500, और उसका 4% कर लेंगे तो 14,700 रुपये जो है वो आ जाएगा इनवर्ड का एड्रेस कमीशन। इस तरीके से ये सारे खर्चे अपन ने लिख दिए। ध्यान रहे कोई खर्चा छूट नहीं जाए। इन सभी खर्चों को लिखने के बाद अपना एक फाइनल खर्चा रहा मैनेजर का कमीशन। अब
प्रिय छात्रों बात ऐसी है कि मैनेजर के कमीशन के अभी जैसे अपन ने बताया कि हमें पहले आप इसको रफ में कैलकुलेट करें कि जब तक हम प्रॉफिट बिफोर कमीशन नहीं निकाल लेते हम कमीशन की गणना नहीं कर सकते। तो इसलिए अपन ने क्या किया कि जो क्रेडिट पक्ष का जोड़ था वो 9,42,500 था इनकम का, उसमें से ये सभी खर्चे अपन ने जोड़ दिए, ये जो प्लस प्लस करके लिख रखे हैं जितने भी खर्चे हमने डेबिट पक्ष में लिखे हैं उन सभी खर्चों को जोड़ लिया और उसके बाद में ये जोड़ आया 6,93,020 रुपए। इसको घटाया हमने तो 2,49,480 रुपए क्या आ गया, प्रॉफिट बिफोर कमीशन आया, प्रॉफिट बिफोर कमीशन आया। और अब मैनेजर का कमीशन जो बनेगा वो 5/105 कर देंगे तो ये 11,880 रुपए का मैनेजर का कमीशन बनेगा, 11,880 रुपए का। और अब जो अभी अपने प्रॉफिट बिफोर कमीशन निकाला था उसमें से 11,880 रुपए माइनस कर देंगे, है ना, यानी 2,49,480 में से जब हम 11,880 रुपए कम करेंगे तो 2,37,600 रुपए का नेट प्रॉफिट बच जाएगा। ये नेट प्रॉफिट जो है वो इस वोएज का यानी इस यात्रा का खर्चा आया है। ये मुंबई से लंदन और वापस की यात्रा का ये खर्चा जो है वो जो प्रॉफिट है वो 2,37,600 का नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होके आया है। तो ये इस तरीके से इस जो सवाल में इस क्वेश्चन में आपको जो है वो मुख्य रूप से जो है ये बताया गया है कि भाई किस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं। तो इसमें फ्रेट आ गया, फ्रेट भी आउटवर्ड इनवर्ड दोनों आ गए। फ्रेट से ऊपर डिपेंड करने वाले जो खर्चा है उसमें जैसे एड्रेस कमीशन है उसका एक नेचर है वो इसके अंदर आ गया, स्टोर्स के भी ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस साथ में आ गया, मैनेजर का कमीशन भी इसमें आ गया। तो मोटे तौर से जो खर्चे होते हैं ये इस तरीके के खर्चे होते हैं जिनको अपने को, तो इसमें एक तो फ्रेट को आपको बहुत ढंग से आपको अगर कई बार तो क्या है टनों में दिया हुआ होता है तो उसको गुणा करते हैं अपन उस रेट से और उसके बाद में ये कैलकुलेट होता है। यहाँ पर तो आपको डायरेक्ट दे दिया गया है इसलिए कोई परेशानी नहीं, अदरवाइज आपको टनों को रेट से गुणा करके भाड़ा निकालना पड़ता है। फिर प्राइमेज भी उस भाड़े के ऊपर एक परसेंटेज होती है वो प्राइमेज की हो जाती है। और ये जो खर्चे होते हैं इन खर्चों के बारे में अपने को जो है एक एक खर्चे को अपने को देखना चाहिए और ऊपर कहीं खर्चा इस तरीके का छूट नहीं जाए ये भी अपने को ध्यान में रखना है। तो ये एक प्रॉब्लम जो थी वो आपकी एक सिंपल प्रॉब्लम जो कि हमने जो डेबिट पक्ष के आइटम और क्रेडिट पक्ष के आइटम्स को लेकर के अपन ने जो बात बताई थी उससे रिलेटेड है। अब देखिए आप इससे संबंधित जितने भी एग्जाम्पल या सवाल हैं वो आप बुक में से करें प्रैक्टिस के रूप में आप उनको जरूर करें। इस चैप्टर के अंदर इसका जो सेकंड भाग है जिसको हम वॉयज इन प्रोग्रेस या उसका दूसरा नाम इनकम्प्लीट वॉयज का नाम भी देते हैं अपन, जब जहाज की यात्रा अपूर्ण रहती है। तो आपको क्या है कि एक छोटा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे एक संक्षिप्त में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपूर्ण जहाजी यात्रा क्या होती है, तो उसमें एक तो ये बात आपको बतानी होती है कि भाई अपूर्ण जहाजी यात्रा हम किसे कहते हैं, तो वो 2 लाइन 3 लाइन में उसका सीधा सीधा से उत्तर होता है। दूसरा ये उसमें होता है कि भी आप अपूर्ण जहाजी यात्रा से संबंधित पूरा एक नोट या टिप्पणी लिखिए या उसको समझाइए। तो वो अपने कह सकते हैं कि जैसे 8 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे 2 नंबर का है, फिर 8 नंबर का है, फिर 20 नंबर का है, तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन जब आपको पूछ लिया तो आपको वॉयज इन प्रोग्रेस को पूरा समझाना होता है। तो उसमें एक किस तरीके से खर्चों का अपन डिवाइडेशन करते हैं और ये करते हैं। तो ऐसी जो अपूर्ण जहाजी यात्रा होती है जिसमें जहाज की यात्रा पूरी नहीं होती है और फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है, तो हम किस तरीके से अपने इस वॉयज काउंट को मैनेज करते हैं, किस तरीके से इस वॉयज काउंट में क्या अपने को चेंज करना पड़ता है या उसमें क्या एडिशन करना पड़ता है। तो वो एक अतिरिक्त बात उसके अंदर आ जाती है। आपको सबसे पहले जो भी आप क्वेश्चन को देखेंगे और देखते ही आपको सबसे पहले ही आपको यह देखना है कि क्या जहाज की यात्रा पूरी हुई या नहीं। अगर जहाज की यात्रा पूर्ण हुई, जैसे इसमें लिख रखा है कि जहाज की यात्रा पूर्ण हो गई थी, तो आपको बस ये सवाल है, इसमें कहीं वॉयज इन प्रोग्रेस, इनकम्प्लीट वॉयज
संबंधी कोई क्वेश्चन, कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न होता, इसलिए उसको ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन यदि आपकी किसी प्रॉब्लम के अंदर ये कह दिया कि उसका फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया है और फिर भी अभी जहाज समुद्र में चल ही रहा है, यानी वो उसकी यात्रा पूरी नहीं हुई है, जहाज समुद्र के अंदर बीच में कहीं अटका हुआ है। अगर जहाज किसी बंदरगाह के ऊपर है तो वो बंदरगाह तक यात्रा पूरी हो गई, लेकिन यदि वो कहीं बीच में अटका हुआ है तो ऐसी स्थिति में, और मान लीजिए कई बार क्या होता है कि जैसे जाने के आने के सारे खर्चे पूरे आपको दे दिए गए हैं और उसने केवल आधी यात्रा जैसे लंदन तक की पूरी की है, तो फिर वो बाकी के लिए इनकम्प्लीट रही, उसको भी अपन कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये बात यहाँ है कि कहीं बीच में वो अटका हुआ होता है और ऐसी स्थिति में यात्रा पूरी नहीं होती है तो उसको हम इनकम्प्लीट वॉयज का नाम देते हैं, और उसके संबंध में जो है वो अपने को एक अलग से कैलकुलेशन करके कुछ अतिरिक्त बातें उसके अंदर ध्यान में रखनी पड़ती हैं, जिसका अध्ययन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए आप इससे संबंधित, यानी जब प्रैक्टिस कर रहे हों एग्जाम्पल में से और किसी प्रॉब्लम में से, तो आप उसमें यही देखें कि यात्रा पूर्ण हो गई थी, यात्रा पूर्ण हो गई थी, लेकिन अगर वो ये कहे कि उसकी यात्रा पूर्ण थी तो उसको आप छोड़ दें एक बार, उसको अपन कल डिस्कस करेंगे। बाकी प्रॉब्लम है उनको आप जरूर देख लें। आज के लिए आपके लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।